हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्प्स से गीता। तो आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की कलाएं हैं। तो एनसीईआरटी का है, 11th क्लास का है और ये बाई चांस के स्टूडेंट ने वॉच नहीं किया है प्रागैतिहासिक काल, इससे पहले मैंने करा दिया है, तो आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका DSSB का हो, KVS हो, NVS हो या फिर EMS, इवन यहाँ पर UPTDT में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इससे मिल जाते हैं। और साथ साथ में ये भी बता देते हैं, एनसीईआरटी अगर आप यहाँ पर बुक से पढ़ते हैं तो यहाँ पर एक एक लाइन उसको बहुत अच्छे समझिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं पता होता है कि किस लाइन से कौन सा क्वेश्चन बना लिया जाए। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये है आपका रामबाण, समझ के चलिए, क्योंकि यहाँ से एक एक क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। आप पूरा पेपर देखेंगे, पूरा एनसीईआरटी पर ही होता है। तो ये पूरा कंप्लीट कराएंगे, क्लास 11th का भी कराएंगे और क्लास 12th का भी कराएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, वैसे तो आज सिंधु घाटी की कलाएं है, सेकंड चैप्टर, इससे पहले फर्स्ट चैप्टर करा दिया है तो आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बाकी अगर हम बढ़ते हैं सिंधु घाटी की कलाएं सेकंड चैप्टर, अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी की कलाएं। ये आप लोगों ने बुक परचेज करी होगी तो आपके बुक में ये ऐसा मैटर लिखा होगा। तो बाकी हम ऐसे इस तरह से नहीं पढ़ाएंगे, नहीं तो ऐसे इस तरह से पढ़ाएंगे तो आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे। यहाँ पर ये भी बता देते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें मैंने ऐड भी कर रखी है कि ताकि आप लोग को अच्छे से नॉलेज भी मिले। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी की कलाएं, सिंधु घाटी की कलाएं जो है उनको क्या कहते हैं? सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जो हम प्रत्यागैतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। अब क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ पर अभी जो लिपि मिली हुई है या फिर उसके लेख मिले हैं उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए उसको आद्य ऐतिहासिक, अभी ऐतिहासिक में नहीं है, ये आधा है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको पढ़ लिया जाए तो ये ऐतिहासिक हो जाएगा, लेकिन इसकी लिपि पे पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए ये क्या हो गया? आद्य ऐतिहासिक या प्रत्यागैतिहासिक। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सेकंड जो पॉइंट है, यह सभ्यता मुख्यतः वास्तुकला के लिए जानी जाती है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सैंधव सभ्यता ऐसी सभ्यता है जो इतनी ज्यादा डेवलप है, इसीलिए यहाँ पर इसको मुख्यतः वास्तुकला के लिए जानी जाती है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं सैंधव सभ्यता, जिसके कई नाम रहे हैं। अब कई नाम क्यों रहे हैं? क्योंकि इस पे अलग अलग खोज हुई है, लोगों के अलग अलग इसके कथन है, लोगों ने अलग जो है पुरातत्वविद है, उत्खनन करता है, सब लोगों ने अपना अलग अलग उसका परिचय बताया है। बाकी अगर हम पहला पॉइंट देखते हैं, जो पहला पॉइंट है सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज, क्योंकि सबसे पहले क्या खोज हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, तो इसका लोगों ने क्या नाम दिया? हड़प्पा सभ्यता इसका नाम दे दिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है सिंधु व उसकी सहायक नदियां, सिंधु व उसकी सहायक नदियां थी, इसी कारण इसका नाम क्या रख दिया? सिंधु सभ्यता रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों किनारे पनपने के कारण इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पकाई गई ईंटों का प्रयोग होने के कारण इसे पकाई गई ईंटों की सभ्यता कहने लगे, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा था कोई भी यहाँ पर ऐसी पकाई गई ईंटों के कोई भी साक्ष्य नहीं मिले थे। ठीक है, बाकी जो है मतलब कच्ची ईंटें थी, बाकी कच्ची ईंटें भी नहीं, मतलब ये है कच्चे मकान थे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट देखते हैं वो पकाई गई ईंटों की सभ्यता इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है? कांस्य। तो कांस्य का प्रयोग जो सबसे पहले हुआ है सैंधव सभ्यता में ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो धातु है सबसे पहले खोजी गई थी कांस्य धातु, वो कहाँ खोजी गई थी? सैंधव सभ्यता में ही खोजी गई थी। बाकी अगर हम कांस्य की बात करते हैं तो यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो बना है वो कैसे बना है ये इसकी बात करते हैं। तो ब्रॉन्ज कैसे बनता है? 90% कॉपर होना चाहिए और 7% टिन और 3% जिंक। ठीक है, तो ये ऐसे कॉपर बनता था। अब इनको कॉपर बनाने की मिश्रण विधि भी पता थी कि कॉपर बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो वैसे यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो कारखाने थे, कारखाने भी मिले हुए हैं, जैसे कि लोथल में है, लोथल में भी कारखाना मिला है, तो यहाँ पर ये सब बनाने की मतलब जो थी विधि उनको पता थी। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं नगर नियोजन, नेक्स्ट पॉइंट है नगर नियोजन में प्रमुख होने के कारण इसे नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पे सब नगर थे, ऐसा नहीं था कि कोई गांव था, सब क्या थे? नगर थे, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। 6 पॉइंट है पुरातत्ववेत्ता ने इस सभ्यता को मृतक पात्रों को भी मतलब सभ्यता कहा है। अब मृतक पात्र सब समझ रहे होंगे कि मृतक पात्र क्या है, यानी कि देखो
आप लोगों ने पढ़ा होगा मृद भांड, एक पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, मृद भांड पढ़ा होगा। और जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कौन सा, मृद पात्र, ठीक है, दूसरा कौन सा है, मृद पात्र। ये दो पॉइंट है, मृद भांड और मृद पात्र है ये दो, ठीक है। तो दो पॉइंट ये अलग अलग है। एक होता है मृद भांड, क्या होता है कि किसी की जब डेथ हो जाती है तो उसके लिए मतलब जो है यहाँ पे बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे कलश हो गया, मटके हो गए, उस तरीके से यहाँ पे क्या है, मृद पात्र बनाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला जो है मृद पात्र बनाए जाते हैं। और मृद भांड क्या है, जिसके हम यूज करते हैं, जिसके हम खाने वाने के लिए यूज करते हैं, वो क्या हो गया, हमारा मृद भांड हो गया, यानी कि मिट्टी के बर्तन। और उसको क्या नाम दिया है, मृद पात्र। तो यहाँ पर है इसके मृतक पात्रों की सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसा उसमें यहाँ पे प्रचलन था, ऐसा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम सिंधु घाटी की कला की सामग्री हम वस्तुओं के रूप में उपलब्ध है। जो सिंधु घाटी की कला सामग्री है वो क्या है, मतलब वस्तु के रूप में उपलब्ध है, जो मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो बड़े नगरों से प्राप्त होती है। अब पहले क्या था, पहले तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई और फिर यहाँ पर मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ही यहाँ पर वस्तुओं से ही पता लगाया है, ठीक है। तो ये जो है दो बड़े नगर खंडरों से मिली है इसकी, यहाँ पर इसके साक्ष्य। बाकी मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया पढ़ते होंगे, वेस्टर्न में पढ़ते होंगे, तो इसके जो निवासी थे इसे क्या कहते थे, मेलुआ कहते थे। क्या कहते थे, मेलुआ शब्द से उच्चारित करते थे, ठीक है। यानी कि इसलिए इसका नाम मेलुआ भी पड़ गया। किसकी बात कर रहा है, मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, मोहनजोदड़ो। बाकी है यहाँ पर नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ इंडस वैली। अब इंडस वैली का विस्तार कैसा हुआ है। अब इंडस वैली का यानी कि आप लोग देख लेंगे इसका विस्तार कैसे है, सबसे पूर्वी, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देती हूँ, आप लोग को अच्छे से और दिखेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं सबसे पूर्वी क्षेत्र, जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश, यानी कि जो आलमगीरपुर है वो कौन सा पड़ जाएगा, यूपी में, ये सबसे पूर्वी क्षेत्र पड़ जाएगा, ठीक है। इसकी नदी कौन सी हो जाएगी, हिंडन नदी हो जाएगी। नदी कौन सी हो जाएगी, हिंडन नदी, ठीक है। अगर हम यही चीज बात करते हैं, दूसरा कौन सा है, पश्चिम वाला, यानी कि जो सबसे पश्चिम क्षेत्र जो पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, सुतका गिंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हो जाएगा नदी कौन सी, दास्क नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, दास्क नदी, ठीक है। अब हम यही चीज बात करते हैं, उत्तर की बात करते हैं, जो सबसे जो उत्तर पड़ता है वो कौन सा हो जाएगा, मांड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये कहां पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, वर्तमान जम्मू, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं इसकी नदी की बात करते हैं, तो नदी यहाँ पर हो जाएगी चिनाव नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, चिनाव नदी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दायमाबाद, जो यानी कि आप लोग समझ रहे हैं ना किस तरीके से बनता जा रहा है, मतलब ये है, लास्ट पहले बता देती हूँ, दायमाबाद। दायमाबाद इसकी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आलमगीरपुर से लेकर आप लोग देख सकते हैं कि अगर इसका विस्तार देखा जाए तो ये कैसा, किस तरह से बनाता है, पूरा त्रिभुज, यानी कि इसका आकार है, इसका जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो कैसा आकार देती है, पूरा त्रिभुजाकार देती है, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी है ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो आकार है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पर त्रिभुजाकार हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल ये बता ही दिया है, आलमगीरपुर, नदी हिंडन। बाकी पश्चिमी क्षेत्र जो है कौन सा, सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, नदी दास्क। बाकी सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी दायमाबाद, ये पहले से मैंने आप लोग को समझा दिया है और आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता का विस्तार, तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है, यानी कि सिंधु सभ्यता का विस्तार तो बता दिया है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल देखते हैं। तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 12 लाख, मतलब 12,99,600, लगभग आप बता सकते हैं 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। प्रमुख नगर है, यहाँ पर देखो पूरी लिस्ट बना रखी है, आप लोग को बहुत याद करने में बहुत आसानी रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या क्या याद करना है, जितने भी प्रमुख नगर हैं, ठीक है, जितने भी प्रमुख नगर हैं, पहले नगर यहाँ पर, चलो इसको लिस्ट है, इसको ये भी देख लेते हैं, ठीक है। नगर पहले यहाँ पर देख लेते हैं, नगर कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अभी आप लोगों ने देख लिया था कि कौन कौन से नगर थे और कौन सा इसका मतलब कैसा विस्तार था। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है। पहले हम बात करते हैं यूपी की बात करते हैं, तो यहाँ पर
यूपी में जो है आप लोगों ने देखा था, क्या देखा था, आलमगीरपुर, ठीक है, मांडा या मंडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो मांडा अलग है, ठीक है, मंडी मंडी अलग है। बाकी है यहाँ पर जम्मू कश्मीर, ये है यहाँ पर इसका क्षेत्र है, ये अभी यूपी का पता है, आलमगीरपुर यादा। और यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर से कौन सा है यहाँ पर इसके केंद्र, वो है मांडा, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं पंजाब की, ठीक है, ये है पंजाब, ये पिंक वाला आप लोग को दिख रहा है, ये पंजाब, तो ये पंजाब में रोपड़ और संगरूर, ये हो जाएगा पंजाब में। बाकी अगर हम बात करते हैं हरियाणा, ये येलो वाला आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, हरियाणा, तो हरियाणा में कौन सा है यहाँ पर, ये हो जाएगा बनवाली, ये है इसका केंद्र। बाकी अगर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट जो है राजस्थान, तो राजस्थान का कौन सा है, कालीबंगा, ये ब्लू वाला आप लोग को दिख रहा है, ये राजस्थान। बाकी नेक्स्ट है ये पिंक वाला आप लोग को दिख रहा है, ये कौन सा, ये पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान में कौन कौन से हैं यहाँ पर देख सकते हैं, हड़प्पा है, बाकी आप लोगों ने अभी तो पढ़ा ही होगा ये वाले में, ठीक है। तो ये पाकिस्तान जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोट दीजी, सुतका गेंडोर और ये बालकोट और अलीमुराद, बाकी है यहाँ पे अल्लादीनो, बाकी है गरवारी वाला, ये रहे पाकिस्तान के। और ये भी बता देते हैं सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा इसके केंद्र मिले हैं सैंदर सभ्यता में, वो कहाँ मिले हैं, गुजरात में मिले हैं, ठीक है। और गुजरात में क्या है, धौलावीरा है, लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, देसरपुर और कुंतासी, ये तो रहे यहाँ पर गुजरात के। अगर ओवरऑल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वस्तुएं मिली है या इसके ज्यादा नगर मिले हैं या फिर कोई भी जो भी है मृद भांड जितने भी हैं वो सबसे ज्यादा यहाँ गुजरात, ठीक है। बाकी ये तो हो गया पूरा मैप, मैंने आप लोग को बता दिया, ये तो रहा इसके केंद्र। अब हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर। तो सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर हैं वो कौन से हैं, तो मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो है, जो मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है, लड़काना जिला पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी नदी कौन सी हो जाएगी, तो सिंधु नदी। और इसका जो खोज हुई है 1922, इसके खोजकर्ता राखल दास बनर्जी और उत्खननकर्ता सर जॉन मार्शल। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, ठीक है, ये है कहाँ पर, मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, नदी रावी हो जाएगी। बाकी इसके खोजकर्ता कनिंघम तथा जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मैके की खोज को आगे बढ़ाया, किसने बढ़ाया है, कनिंघम, जॉन मार्शल या अर्नेस्ट मैके ने इसको आगे बढ़ाया था। बाकी है 1878 से लेकर 1924 तक इसका ये काम चलता रहा। बाकी अगर बात करते हैं 1921 में इसका उत्खनन किसने करवाया है, दयाराम साहनी ने कराया है, किसका, हड़प्पा सभ्यता का 1921 में कराया है। इसी तरह देख सकते हैं ये लोथल है, यहाँ पर इस साइड में जो आप लोग को दिख रहा होगा इस साइड में है, ये नगर है। बाकी ये है आप लोग का स्थान है सरगबाला अहमदाबाद, इधर आप लोग को साइड में लिखा होगा नदी, और ये लिखा है आप लोग के, ये खोजकर्ता मतलब जब खोज हुई थी वो टाइम लिखा है। बाकी ये खोजकर्ता इस साइड में लिखे होंगे SR राव और रंगनाथ राव, ये यहाँ की, और बाकी ये उसके उत्खनन करता, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं कालीबंगा, तो कालीबंगा है, कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान हो जाएगा। नदी कौन सी हो जाएगी, घग्गर नदी, वेरी इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा की नदी पूछ ली जाती है कि कालीबंगा है तो कौन सी नदी के किनारे है, तो आप लोग बता सकते हैं घग्गर नदी, ठीक है। बाकी इसके जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खोजकर्ता अमलानंद घोष, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। बाकी है यहाँ पर इसके कौन से, उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता ये भी बहुत ज्यादा है, BK थापड़ है, ठीक है। बाकी यहाँ पर VP लाल, ठीक है, या है। बाकी 5 नंबर है आलमगीरपुर, ये कहाँ पड़ता है, मेरठ उत्तर प्रदेश, नदी हिंडन। बाकी यज्ञदत्त शर्मा हो जाएंगे इसके उत्खननकर्ता। सेम यहाँ पर ऐसे ही धौलावीरा है, धौलावीरा है यहाँ पे कच्छ गुजरात में पड़ता है, नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, धौलावीरा की भी नदी बहुत बार पूछी जाती है कि धौलावीरा की नदी है, तो आप बता सकते हैं लूनी। बाकी इसके जो उत्खननकर्ता है RS बिष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर चनखुदड़ो है, ये कहाँ पड़ता है, नवाबशाह जिला पाकिस्तान, नदी सिंधु। बाकी इसके जो है अर्नेस्ट मैके, यहाँ पर इसके उत्खनन करता है खोजकर्ता मजूमदार। बाकी है रोपड़, पंजाब भारत में पड़ता है, ये नदी वेरी इंपॉर्टेंट है, रोपड़ भी, तो नदी है सतलज। बाकी BB लाल है, इसके खोज करता है, 1950 में करा है इन्होंने। बाकी यज्ञदत्त शर्मा इसके क्या है, उत्खनन करता। बाकी देखते हैं कोट दीजी, तो कोट दीजी है खैरपुर जिला पाकिस्तान में पड़ता है, नदी सिंधु है। फजल अहमद है, बाकी है बनवाली, हिसार हरियाणा। रंगोई ये भी बहुत आता है, इसकी नदी पूछ लिया जाता है, रंगोई को ही सरस्वती कहते हैं। बाकी है यहाँ पे उत्खनन करता RS बिष्ट। सुरकोटदा जो क्या है, प्रमुख बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब समझ रहे हैं, यानी कि आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, ठीक है।
बाकी ये कहाँ है, कच्छ गुजरात क्षेत्र में। ये है मतलब खोजकर्ता जेपी जोशी हो जाएंगे। बाकी नेक्स्ट है सुतका गेंडोर, ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नदी है दास्क नदी है। आर स्टिन, ठीक है, आर्लिन स्टिन जो है इनके उत्खननकर्ता जॉर्ज डेल्स हैं। बालाकोट है मानसेरा जिला। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अलादीडो है पाकिस्तान है। यहाँ पर ये आप लोग इसको सही करना, फेयर है, ठीक है, ये क्या है, फेयर, ये थोड़ा सा कट हो गया है, फेयर। बाकी है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आता है। राखी गढ़ी ये स्थान हो जाएगा हिसार हरियाणा और सरस्वती। बाकी है इसके उत्खननकर्ता सूरज भान है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन भी आया था, मैंने आप लोग से पूछा भी था, ठीक है। बाकी देसलपुर कच्छ गुजरात हो जाएगा, बाबूचेला है। बाकी केवी सौंदरराजन। बाकी है मांडा जम्मू कश्मीर, चिनाव नदी, ये अभी आप लोग को बता ही दिया है। बाकी दायमाबाद है, रंगपुर है, अहमदनगर महाराष्ट्र। नदी हो जाएगी गोदावरी, गोदावरी प्रवरा, ठीक है। बाकी है बोपरडीकर, ये है बीपी बोपरडीकर। बाकी है देश पांडे तथा ऐसा राव ने करा है। अब हम बात करते हैं रंगपुर की। तो रंगपुर का है गुजरात के, ये हो जाएगा काठियावाड़ जिले में है, मादक काठियावाड़ जिले में। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये रंगनाथ राव, ठीक है, ये इसका है। बाकी है नेक्स्ट, ये आप लोग को बता ही दिया है। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख नगर की जो संज्ञा दी गई है। अभी आप लोगों ने कितने नगर देखे थे, कितने नगर देखे थे, पूरे 19 देखे थे। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख नगर की, बात करते हैं जिसमें मतलब सिंधु सभ्यता में सिर्फ जो प्रमुख नगर की संज्ञा दी है वो कितने दी है, कुल टोटल 6, ठीक है। अब 6 में कौन कौन से दिए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, गरवारी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। बाकी आप लोग को सब स्थान मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से स्थान पर क्या है। तो हड़प्पा मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो नरकाना जिला पाकिस्तान, दक्षिण पंजाब ये पाकिस्तान, ये भी धौलावीरा कच्छ, और ये जितने भी 6 हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ पर ये 6 जो प्रमुख केंद्र हैं इसका तो आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है नदी पूछ ले, हो सकता है खोजकर्ता भी पूछ ले, और हो सकता है उत्खननकर्ता भी इसके पूछ ली जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर बात करते हैं तो नदी की, सबसे ज्यादा नदी तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, तो आप लोग नदी जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं लोथल और सुदकोरदा। लोथल और सुदकोरदा जो है सिंधु सभ्यता के क्या थे, प्रमुख बंदरगाह थे, यानी कि यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था। अब यहाँ पर इनको साक्ष्य से पता लगा है, क्योंकि यहाँ पर जहाज के भी साक्ष्य मिलते हैं कि यहाँ पर है कि पहले जो है मतलब पेंदी के जहाज के भी साक्ष्य मिले हैं, तो इससे पता लगाते हैं कि यहाँ पर आयात निर्यात भी हुआ करता था। बाकी अगर हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है कुछ विद्वानों के अनुसार है। अब सिंधु सभ्यता का यहाँ पर कोई टाइम पीरियड बिल्कुल भी एक सटीक नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही किसी ने बताया है, क्योंकि इतनी पुरानी सभ्यता है उसका तो बिल्कुल टाइम पीरियड तो एकदम एग्जैक्ट निकालना तो बिल्कुल तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसका जो प्रमुख विद्वानों के अनुसार, माधव स्वरूप बादसे के अनुसार जो है 3500 मतलब 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व माना है। मार्टिन विस्लर है तो 2500 से लेकर 1500 ईसा पूर्व है। सन जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से लेकर 3750 ईसा पूर्व हो जाएगा। बाकी रेडियो कार्बन डेटिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार बहुत बार एग्जाम में आ जाता है। बाकी आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर 2350 से लेकर आपका 1750 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी, ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो है सिंधु नदी की घाटी में कला का उद्भव जो हुआ है, ठीक है, सिंधु घाटी कला का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ, मतलब 3000, ये एनसीईआरटी में जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में फर्स्ट लाइन होगी, सिंधु सभ्यता में जब सिंधु घाटी कलाएं पढ़ेंगे तो फर्स्ट लाइन में ही ये वाली लिखा होगा 3000 ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में हुआ है ये लाइन, और ये वाली एग्जाम में लाइन आती है और यही वाली आती है, क्योंकि उसमें डेट कोई भी ना रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार किसी के अनुसार यहाँ पर दिया नहीं रहता है, सबसे ज्यादा एनसीईआरटी का ही दिया जाता है, तो आप लोग एनसीईआरटी वाला याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन व पूर्व की कुछ सभ्यताएं रही हैं। अब देखो यहाँ पर जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जब सिंधु घाटी की कलाएं मतलब सिंधु घाटी जब सभ्यता थी, सैंधव सभ्यता थी, उसी टाइम ही यहाँ पर उसके समकालीन उसके पास में ही थी, और ये सभ्यता कहाँ पर थी, ये पाकिस्तान में थी। अब यहाँ पर कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। क्वेटा सभ्यता है,
जो 3500 से लेकर 1800 ईसा पूर्व है। अमृतनुंदरी सभ्यता है, ये 3000 से लेकर 1800 ईसा पूर्व है। क्षोभ सभ्यता है, ये 4000 से 2500। यहाँ का कुबड़दार सांडों की मूर्तियां मिली हुई है, कहाँ से? क्षोभ सभ्यता। बाकी है कुल्ही में ही सभ्यता है, झूकर झाकर सभ्यता है। ये सब यहाँ पर टाइम पीरियड है। जो उपरोक्त सभी सभ्यताएं इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है, तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ सभ्यताएं जो है समकालीन भी रही हैं। हाँ, इस टाइप से पूछ लेते हैं कि यहाँ की कौन सी सभ्यता इसमें से है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से दे सकता है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें से कौन सा है जो समकालीन है, समकालीन रही है, सैंधव टाइम के समकालीन रही है। अब हम बात करते हैं सैंधव सभ्यता खोज संबंधी तथ्य। वेरी इंपॉर्टेंट है खोज संबंधी। तो खोज संबंधी में तथ्य में देखते हैं सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता प्रथम जानकारी जो किसने दी है? 1826 चार्ल्स मैसन ने दी है। किसने दी है? चार्ल्स मैसन ने दी है 1826 में। हड़प्पा टीले की यात्रा करी थी तो 1853 से जो और 1856 में किसने? कनिंघम ने करी है। बाकी हड़प्पा टीले की जो खोजा था वो 1878 में खोजा था। किसने? कनिंघम। ये कनिंघम लिख लीजिएगा इस तरीके से। बाकी है हड़प्पा नगर की जो खुदाई है 921 में हुई है। किसने करी है? दयाराम साहनी ने करी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है जो हड़प्पा पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में कला जो स्वरूप उसमें जो प्रमुख स्थल है वो कौन से हैं? यहाँ पे हड़प्पा देखते हैं। हड़प्पा कहाँ है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में हो जाएगा। इसके खोज जो है 1878 में किसने करी है? कनिंघम ने। ये बिल्कुल अभी बताया ही था अभी आपको। बाकी इसके उत्खनन करता है तो 921 में इसका दयाराम साहनी ने इसके उत्खनन करवाया था। बाकी सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी राजधानी कहा जाता है, ये सिंधु सभ्यता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तरी राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, बाकी ऋग्वेद में से क्या कहा गया है? हरियूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? हरियूपिया। इसको ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, किसको? सैंधव सभ्यता को। बाकी हड़प्पा है, जो हड़प्पा जो है कितना वो था, मतलब इसके 2 विभाजन थे। पहला कौन सा था? पूर्वी नगर टीला था। मतलब पूर्वी नगर टीला यानी कि पूर्वी है नगर टीला था, यानी कि जो है इसमें मतलब राजा महाराजा ये सब कह सकते हैं। बाकी है एक पश्चिम दुर्ग टीला जिसमें कृत्रिम चबूतरे पर खड़ा किया गया था इसको, जो पश्चिमी टीला है। बाकी जो है किले में आने जाने का मार्ग उत्तर में। जैसे कि आप लोग समझिए, जैसे कि आप ये घर है, ठीक है, ये घर होता है तो पहले घर आपका जो मतलब जहां पे गेट होता है और गेट से ही यहाँ पर जाने का रास्ता होता है। अभी घर बनते हैं ऐसे तो बनते हैं आगे और वहां से रोड होता है, ऐसे तो होते हैं घर। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, मतलब घर ऐसे थे तो यहाँ पर पीछे की तरफ दरवाजे होते थे, सॉरी पीछे की तरफ क्या होते थे? मार्ग होते थे। पीछे की तरफ जाने का रास्ता होता था, यहाँ पर आगे की तरफ नहीं था, पीछे की तरफ जाने का रास्ता होता था। बाकी मुख्य राजमार्ग जो है 33 फीट चौड़ा यहाँ पर है। ठीक है, जो सामान्य आवास क्षेत्र के कब्रिस्तान 837 प्राप्त हुआ है। दक्षिण में क्या प्राप्त हुआ है? 837 जो कब्रिस्तान है यहाँ से प्राप्त हुआ है। बाकी अगर हम बात करते हैं पत्थर की मूर्तियां, पत्थर की अगर मूर्तियों की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो पत्थर की मूर्तियों की सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं तो कहाँ से मिली है? वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिली हैं। अगर यहाँ पे ओवरऑल की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो अच्छी मिली है वो पृष्ठ किंग की सबसे ज्यादा, मतलब अगर बात करते हैं सबसे अच्छी मूर्ति कौन सी है तो आप बता सकते हैं कि पृष्ठ किंग वाली सबसे अच्छी मूर्ति। अगर पूरे सैंधव सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे अच्छी जो है वो कौन सी हो जाएगी? पृष्ठ किंग की हो जाएगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पर पूरा कहा गया है। ये आपका एनसीईआरटी वाला मैटर है। तो हड़प्पा सब जो है यहाँ पे सिरों पर मूर्ति भले ही पत्थर यहाँ पर, चलो इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, बुक से ही पढ़ सकते हैं। वही चीज लिखा है जो मैंने आप लोग को बताया है कि जो लाल चूना पत्थर से दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की आवाक्ष प्रतिमा। बाकी देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त। अभी हम पहले देखेंगे हड़प्पा में जितनी पाई गई मूर्तियां हैं उसके बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे मोहरों के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद हम मृदभांड के बारे में बात करेंगे, फिर यहाँ पे मृदभांड में चित्रकारी करी गई है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, पहले हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में जो प्रसिद्ध मूर्ति है वो कौन सी है? पुरुष जो है मेल टोर्सो यानी कि पुरुष धड़। ठीक है, पुरुष धड़ जो बना है, आप लोग यहाँ पर ये पिक्चर देख रहे होंगे ये वाली। ठीक है, ये जो पिक्चर देख रहे होंगे ये कहां से है? हड़प्पा सभ्यता से है। जो पुरुष धड़ है इसको क्या नाम दिया है? आदिनाथ दिया है, क्योंकि इसका सर तो है नहीं। यहाँ पर इसको ऐसे करके मतलब मानते हैं कि ये जो मूर्ति है वो कैसी, किसकी? आदिनाथ की रही होगी। तो ये जो है मेल टोर्सो
मतलब ये आदिनाथ इसका नाम दिया है। बाकी है पत्थर जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है। आप लोग यहाँ पर ये पत्थर देख सकते हैं, किससे बना है? लाल बलुआ पत्थर से बना है, या फिर कह सकते हैं रेड स्टोन से बना है। ठीक है, रेड सैंडस्टोन से ये बना है। बाकी इसका साइज जो है 9.2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, यानी कि ऊंचाई की अगर हम बात करें इसकी हाइट, ठीक है, हाइट कितनी हो जाएगी? 9.2 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं चौड़ाई की, बात करते हैं चौड़ाई, यानी कि कौन सी हो गई चौड़ाई? ये वाली चौड़ाई। अगर चौड़ाई हो गई तो ये हो गया यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, ये हो गई इसकी चौड़ाई। ठीक है, अगर हम इसकी 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई की बात करते हैं, मोटाई क्या हो गई? ये वाली। ठीक है, मतलब मोटाई ये जितना आप लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा होगा, ये क्या होता है? ये सब जो होता है मोटाई। ठीक है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे ये सब क्या होता है? मोटाई होती है। तो हर किसी की मोटाई होती होगी, तो ये 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी। बाकी अगर बात करते हैं संग्रहालय है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये हो जाएगा। यहाँ पर नीचे जो पॉइंट दिख रहा होगा, असेंबल पार्ट्स में बनाई गई है। असेंबल का मतलब समझ रहे हैं ना, कि असेंबल मतलब जोड़ जोड़ कर ये बनाई गई है। जो आप लोग ये देख रहे हैं, ये आप लोग को यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर ऐसे ही खांचे से बने हुए हैं, मतलब इसमें जोड़ जोड़ कर बनाई हुई। यहाँ पर जो है सभ्यता पुरानी है, तो अब यहाँ पर इसको जब खोजा गया तो ये टूटी हुई मिली है। तो इससे जो पता लगा है यहाँ पर ये ऐसे करके है, वो क्या है? मतलब असेंबल करके जोड़कर बनाई है, मतलब अलग अलग पार्ट्स बनाई है। मतलब हाथ अलग से बना लिए, पैर अलग से बना लिए, सर अलग से बना लिया, और उसी को लगा लगा कर बनाया। मतलब ये नहीं है कि कोई साँचा था तो उसमें उसको बनाते थे। ठीक है, और ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर सेंधर सभ्यता में आप लोग देखेंगे कि जो पत्थर की हो चाहे कुछ भी, जो सबसे अच्छी जो मूर्तियां बनती थी वो कौन सी बनती थी? कांस्य में सबसे ज्यादा अच्छी बनती थी। किस में बनती थी? कांस्य में सबसे ज्यादा अच्छी बनती थी। अब हम बात करते हैं पुरुष नर्तक। तो पुरुष नर्तक है, यानी कि इसे क्या कहते हैं? नटराज कहते हैं, या फिर कह सकते हैं डांसिंग मेल टोर्सो। अब यहाँ पर ये भी, इसका भी सर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डांसिंग मेल टोर्सो कह सकते हैं। यहाँ पर हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पर नर्तक की जो प्रतिमा मिली है, अभी इसका जो मान लिया जाता है कि नटराज की प्रतिमा रही होगी, ऐसा मान लिया जाता है, क्योंकि नटराज की जो प्रतिमा बनाई गई है, आगे चल के वो क्या बनाएगी, मतलब इसी से ही ये पूर्व अगर मानते हैं कि यहाँ सबसे पहले इसका मतलब पूर्व पृष्ठगामी कहा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि सैद्धम सभ्यता में सबसे पहले अगर बात करते हैं नटराज का, तो वो यहाँ से मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पत्थर जो है सिलेटी चूना पत्थर। सिलेटी चूना पत्थर भी कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं ग्रे लाइम स्टोन भी बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं भूरा चूना पत्थर भी कह सकते हैं। अब तीनों में अलग अलग पॉइंट आते हैं, अब यहाँ पर अलग अलग दे दिए जाते हैं, तो आप लोग बता सकते हैं, तीनों ही याद कर लेना, क्योंकि तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। बाकी इसका साइज है 10x4x3 सेंटीमीटर, सेम वही चीज है। इसकी लंबाई 10 हो जाएगी, वैसे इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पे 4 हो जाएगी, बाकी इसकी जो मोटाई है वो 3 हो जाएगी। ठीक है, ये संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। ये किसकी? नटराज, डांसिंग मेल टोर्सो। बाकी अगर हम बात करते हैं माँ के साथ जुड़वा बालक, माँ के साथ जुड़वा बालक है, ये माध्यम कहाँ है? ये टेराकोटा, और साथ साथ में यहाँ पर स्थान भी लिख लेना, कहाँ पर है ये? हड़प्पा है। ठीक है, हड़प्पा की बात चल रही है अभी। तो ये संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ पर? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, और ये टेराकोटा में बनी है। टेराकोटा की यहाँ पे सिंधु सभ्यता में इतनी अच्छी मूर्तियां नहीं मिलती हैं जितना कि यहाँ पर वो कांस्य की सबसे ज्यादा अच्छी मिलती हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। जो नारी मूर्तियों के जो चित्र मिले हैं वो कौन से मिले हैं? एक महिला मूर्ति में एक चोकर, मतलब चोकर जानते हैं ना, गले में पहनने वाला जो होता है चोकर, तो वो चोकर पहने हुए मिले हैं। बाकी एक हार है, बाई ऊपरी निचली बाहर पर चूड़ियां हैं। अब तो ट्रेंड में भी चल गया, अब तो गर्ल्स भी पहनती हैं बहुत सारा। ठीक है, बाकी है यहाँ पर माँ के साथ जुड़वा बालक दिखाए गए हैं। ठीक है, ये इससे कोई मतलब नहीं है, तो माँ के साथ जुड़ा बालक जो अभी आप लोगों ने देखा है। बाकी अगर हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं दाढ़ी वाले पुरुष का धार्मिक व्यक्ति, जो ये चित्र आप लोग देखेंगे इसके बारे में बात करेंगे। बुक में से आप लोग पढ़ सकते हैं, बुक में से एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपका एक भी नहीं छूटेगा, और वो भी इसमें ऐड करके भी लिखा है। जो अगर कुछ भी पूछ लेता है तो वो भी आप, मतलब ये है, अगर आपने यहाँ से पढ़ लिया है तो आपको कोई भी नोट्स भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ से पढ़ लेंगे पूरा सिंधु सभ्यता यहीं से आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, बाकी है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियां जो है, पहला
वेरी इंपॉर्टेंट है मोहनजोदड़ो से पृष्ठ किंग, जिसके बारे में मैं बात करी थी कि अगर हम पत्थर की मूर्तियों की बात करते हैं तो सबसे अच्छा जो मिलता है पत्थर की मूर्ति, क्योंकि अभी तो अपने पत्थर की मूर्ति देखी थी, ठीक है, अभी लाल बल्बो पत्थर से भी देखी थी, मेल टोर्सो की देखी थी, वो तो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर तो सर्वे मिला है पूरा एकदम अच्छे से इसका बनाया भी हुआ है जो पृष्ठ किंग का है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छी प्रतिमा किसकी है, पत्थर की बात कर रही हूँ, सिर्फ पत्थर में पृष्ठ किंग की हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति यानी कि पुजारी की प्रतिमा जो है, यानी कि पृष्ठ किंग, या फिर कह सकते हैं दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति, या फिर कहते हैं पुजारी की प्रतिमा, या फिर कह सकते हैं पृष्ठ किंग, ठीक है। तो ये तीनों ही आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं माप, इसका माप कितना है, 17.5 सेंटीमीटर इसका माप है। और अगर इंच में बात करते हैं 6.9 इंच। आप लोग ये वाला माप याद करते हैं, आप लोग ये वाला माप याद करते हैं, लेकिन मैं कहूंगी आप लोग ये वाला माप पूरा याद करें, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा जाता है लंबाई तो आप बता सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर, और इसकी जो है चौड़ाई 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो है मोटाई, यानी कि जिसकी मोटाई है वो बनाई गई है, यानी कि ये इसकी जो मोटाई है, यानी कि यहाँ तक से यहाँ तक ये जो मोटाई है ये आप लोग देख रहे होंगे, ये है 8 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है, ठीक है। ये हो गया इसका साइज। अब हम बात करते हैं इसका अलंकर है, त्रिफुलिया अलंकर है। ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं त्रिफुलिया अलंकर, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कैसा है त्रिफुलिया, यानी कि 3 पत्तियों वाला है ये, जैसे कि यहाँ पर 3 पत्तियों वाला समझ रहे हैं ना, इस तरीके से यहाँ पर 3 पत्तियों वाला इस पर अलंकरण किया हुआ है। बाकी है माध्यम है सफेद चूना पत्थर और सेलखड़ी पत्थर, या फिर सेलखड़ी पत्थर या फिर सफेद चूना पत्थर से ये बनाई गई है पृष्ठ किंग की मूर्ति। बाकी नोट में यहाँ पर लिख रखा है कि प्रस्तर मूर्तियों में सर्वश्रेष्ठ जो है, ये पहले आपको पॉइंट बता दिया है। संग्रहालय कहाँ पर है, ये कराची संग्रहालय में है। कहाँ पर है ये, कराची संग्रहालय में है। गार्डन के अनुसार पुजारी की प्रतिमा पर क्या है, सुमेरियन और बेबीलोन का प्रभाव दिखाई देता है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा वेस्टर्न में, सुमेरियन और बेबीलोन का पढ़ रखा होगा, और वही प्रभाव है यहाँ पर किसके, गार्डन के अनुसार ये चीज यहाँ पर इन पर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं इनका सेल, ये पूरा मैटर जो आप लोग को लिख रखा है ये है एनसीईआरटी वाला पॉइंट, और ये एनसीईआरटी वाला जो पॉइंट है आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इसको इग्नोर मत करिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एक एक पॉइंट याद रखिएगा। तो पहला है धार्मिक व्यक्ति का ये माने जाते हैं, मतलब धार्मिक व्यक्ति माने जाते हैं, मतलब ये किसी धर्म से कोई पुजारी होंगे या कोई बहुत बड़े बाबा होंगे, ये ऐसा माना जाता है। बाकी है आवक्ष मूर्ति जो है शॉल ओढ़े दिखाया गया है, शॉल बाय कंधे के ऊपर से डाला गया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है, ये वाला हाथ कौन सा हो गया, बायां हाथ हो गया, यानी कि कौन सा है, बायां हाथ। आप लोग समझ नहीं होंगे, ठीक है, लेफ्ट हाथ, ठीक है, लेफ्ट वाला, मतलब ये हो गया लेफ्ट। तो यहाँ पर कहा है कि ये है शॉल बाएं कंधे के ऊपर से डाला गया है, बाएं कंधे के ऊपर से ये डाला गया है। बाकी शाल त्रिफुलिया जो है नमूनों से सजी है, त्रिफुलिया बता ही दिया है। आगे कुछ ये है, और ये भी याद रखना कि ये जो है दाएं हाथ से लेकर बाएं, मतलब दाएं हाथ से लेकर इसको बाएं हाथ की तरफ डाला हुआ है, ऐसा यहाँ पर दिखाया है। अब हम बात करते हैं कुछ आंखें जो हैं, इसमें आंखें जो हैं कैसी हुई है, मतलब कुछ बंद सी हैं, कुछ थोड़ी सी खुली हुई हैं, ऐसे करके, मतलब ये कह सकते हैं आध खुली आंखें इसमें बनाई गई हैं। बाकी है यहाँ पर मानव पुरुष ध्यान अवस्थित में, मतलब ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा ध्यान, मतलब जो है मतलब ध्यान अवस्था में हो, मतलब बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है तो बहुत ध्यान अवस्था में हो, इस तरह से उसको बनाया गया है। अब हम बात करते हैं नाक सुंदर बनी है, ठीक है, नाक इसमें बनी है, मतलब ये स्ट्रेट बनी है और एकदम शार्प बनी है, जिस तरीके से बनाई जाती है उस तरीके से यहाँ पर है। बाकी जो टूट गई है, लेकिन इससे पता लगता है कि हाँ कि मतलब स्ट्रेट जितना दिखाई दे रहा है उससे पता लगता है कि नाक भी यहाँ पर सुंदर बनाई गई है। और होठ कुछ आगे निकले हुए हैं, ये जैसे कि आप देख सकते हैं होठ आगे निकले हुए हैं। बाकी इसका जो है ये भी एकदम वो है, एकदम डार्क लाइन करी गई है, ठीक है। दाढ़ी मूछे जो है उभरी हुई दिखाई गई हैं, तो दाढ़ी मूछे आप लोग देख सकते हैं ये उभरी हुई दिखाई दे रही हैं। बाकी नेक्स्ट है कान सीप जैसे दिखाई देते हैं, कान सीप जैसे दिखाई देते हैं, सीप आप लोगों ने देखा होगा तो सीप जैसे ये पर दिखाई देते हैं। बाकी बालों के बीच में मांग के 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, बाकी जो बाल हैं मतलब ऐसे है, दो मतलब ऐसे करके मांग जैसे निकालते हैं तो उसी को 2 हिस्से में बांटा हुआ है। बाकी है सिर के जो है मतलब जाड़ों का एक सादा बना हुआ है, मतलब ये है
फीता बंधा हुआ दिखाया गया है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये सिर के ये ऐसे करके यहाँ पर बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। एक पहनने वाला होता है ना माथे पर, इसको पहनने वाला ऐसे करके माथे पर इसको दिखाया है। बाकी दाहिना भुजा एक बाजूबंद है, यानी कि दाहिना पर आप लोग ये देख रहे होंगे, शायद आप लोग को दिख रहा होगा, दाहिने पर क्या है, बाजूबंद है। ठीक है, बाजूबंद ब्रेसलेट जो होता है बाजूबंद यहाँ पर पहनते हैं। गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं, गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हैं। बाकी जो है, एक मिनट, गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे क्या बने हैं, छेद बने हुए हैं। जैसे माना जाता है कि मतलब ये एक गले में हार भी पहने हुए हो, ठीक है, या माला कह सकते हैं, उस टाइप से। बाकी है कांसे की ढलाई। अब कांसे की ढलाई हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है, कौन सा, नर्तकी की मूर्ति। अब नर्तकी की मूर्ति सभी लोग जानते हैं कौन किससे बना है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से बना है। अब लॉस्ट वैक्स प्रोसेस भी तो जानना जरूरी है, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस होता क्या है। पहले हम बात करते हैं, ये कांसे की ढलाई जो करी जाती है वो कैसे करी जाती है। कांसे की ढलाई का क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मोम से या कुछ भी पहले अच्छे से एक उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब आर्टिस्ट हैं तो अच्छा सा किसी का फेस भी बना सकते हैं, मोम से बना सकते हैं कि नहीं, फिर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये बन गया पूरा मोम से पूरा साचा। फिर अब उसका क्या करेंगे, एक मिट्टी का उसका लेप लगाएंगे। ठीक है, तो बाकी ये है जो मिट्टी का लेप लगाते हैं। फिर बाकी इसमें एक वो बनाने के बाद जब वो बन जाएगा तो अब वो हमारी क्या है, मूर्ति जो आप लोग को दिख रही होगी, ये क्या है, अंदर एक रखी हुई क्या है, एक मूर्ति है जो हमने किससे बनाई है, मोम से बनाई है। अब मोम से वो अंदर रखी हुई है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन ये है मिट्टी का है। ठीक है, ये मिट्टी का है और यहाँ पर एक जाने का रास्ता भी बना दिया है। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से कोई धातु डाल रहे हैं, जैसे कि ये धातु यहाँ से डाल रहे हैं, पिघली हुई धातु, तो वो क्या है, अब पिघली हुई धातु है, अब हमारी तो मूर्ति यहाँ पर है, हमारी मूर्ति यहाँ पर है, तो ये मूर्ति क्या है, पिघल कर ये क्या है, सब बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर एक जाने का मतलब एक होल भी बना देते हैं कि अगर वो पिघली हुई धातु है, लेकिन यहाँ पर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाते हैं, जैसे कि ये जो पिघली हुई धातु सब यहाँ पर अंदर निकल जाती है। ठीक है, अब पूरा तो वो खोखला हो ही जाएगा फिर जब हमारा ये है, और जो पूरा स्ट्रक्चर है जो मिट्टी से बनाया है, यानी कि जो ऊपर कवर कर रखा है मिट्टी से, वो पूरा स्ट्रक्चर तो अंदर का ले लेगा, क्योंकि जहां पर उभरा हुआ होगा वो तो एकदम छोड़ देगा। बाकी उसको अच्छे से एक मिट्टी का लेप लगा के बहुत अच्छे से उसको तैयार कर लिया जाता है कि ताकि अच्छे से फिनिशिंग आए। ठीक है, उसको लेकिन सुखा लेते हैं, मतलब लेप लगाने के बाद। ठीक है, बाकी इसमें पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। फिर अब क्या करेंगे, वो शुद्ध धातु हो जाएगा, धातु सूख जाएगी, और सूखने के बाद जो मिट्टी वाला है उसको निकाल कर पार्ट को निकाल दिया जाएगा। अब वो निकाल दिया जाएगा तो अब हमारा ऐसा स्ट्रक्चर ये बन के धातु में तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मतलब ये कह सकते हैं ठोस विधि होती है, मतलब ये नहीं कह सकते हैं खोखली। ठीक है, ये एक क्या है, एक ठोस वाली है, ठोस विधि होती है। लॉस्ट वैक्स पूछा जाता है तो आप लोग बता सकते हैं एक क्या है, ठोस विधि है। अब हम बात करते हैं नर्तकी की। तो नर्तकी की का सेम यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर पूरा इतना लिखा नहीं है, इसमें बस यही लिखा है कि देखो कि सिंधु घाटी कलाकृति सर्वोत्कृष्ट कृति जो नाचती हुई लड़की यानी कि नर्तकी कांस्य प्रतिमा है, जानते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है, सिर्फ यहाँ पर 4 इंच ये सब लिखा है, लेकिन आप लोग तो पूरा यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4 इंच है। कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लिया था है कि हाइट इसकी कितनी है, हाइट कितनी है, यहाँ पर 4 इंच। ये एग्जाम में पूछ लिया था, एग्जाम में आता भी है, ऐसे ही करके आता है, एनसीईआरटी में ऐसे ही आता है और एग्जाम में कर लिया जाता है। अब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है और यहाँ पर क्वेश्चंस रह जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा, इसकी जो हाइट है, और हाइट पूछा जाता है कि हाइट कितनी है, तो आप बता सकते हैं 4 इंच हो जाएगा। यह मूर्ति तत्कालीन ढलाई एक उत्तम नमूना है। नर्तकी की त्वचा रंग सांवला दिखाया गया है, जो इसकी जो स्किन है वो कैसी दिखाई गई है, सांवली दिखाई गई है। वह लगभग निर्वस्त्र है। ठीक है, यह मतलब वस्त्र पहने हुए नहीं है। बाकी उसके लंबे केस सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में दिखाया गया है। ये देखो जूड़ा आप लोग को दिख रहा होगा, एक जूड़े के रूप में दिखाया हुआ है। और बाकी उसकी जो भुजा है चूड़ियों में ढकी हुई है। ये जो भुजा आपको दिख रही है ये क्या है, चूड़ियों में ढकी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी है ये भी याद रखना, कौन सा है, लेफ्ट वाला, जो यानी कि लेफ्ट वाला जो हाथ है वो किससे ढकी हुई है, चूड़ियों से। कितनी सारी चूड़ियां पड़ी हैं, जैसे लग रहा है कोई राजस्थान की हो जैसे है। बाकी जो अपनी दाई भुजा, ये दाई भुजा है, ये दाई भुजा देख रहे हैं ना, तो दाई भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहने हुए है। यानी कि जो है ये ऊपर वाले भाग में जो आप लोग को दिख रहा है ये क्या है, बाजूबंद पहने हुए है। यानी किसकी बात कर रहा है ये है आपका कौन सा है, राइट।
तो राइट हैंड में यानी कि दाया वाला, राइट हैंड में ये क्या है, राइट हैंड में क्या पहने हुए, कड़ा पहने हुए है, ठीक है। और ऊपर जो है क्या है, बाजूबंद यानी कि ब्रेसलेट जो है ऊपर पहने हुए है। बाकी ये हो गया। अब हम बात करते हैं उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका हुआ है, ये वाला दाहिना हाथ, इसकी बात कर रहे हैं, राइट वाला है उसके जो है कमर पर टिका हुआ है, ऐसे कमर पर हाथ रख के खड़ी हुई है। और जो बायां हाथ परंपरागत भारतीय नृत्य की मुद्रा उसके घुटने के ऊपर बाई जांघा पर टिका हुआ है, ये वाली यानी कि लेफ्ट वाला है वो कहां पर है, उसके मतलब थाइस पर है, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है, मतलब जो आंखें दिखाई गई हैं इसमें वो कैसी दिखाई गई हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई हैं, और नाक कैसी दिखाई गई है, वो चपटी दिखाई गई है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ये पॉइंट यहाँ से बहुत बार आता है, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट, ठीक है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, तभी आपका एग्जाम का एक एक क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे। बाकी अगर हम बात करते हैं नर्तकी, नर्तकी यानी कि द डांसिंग गर्ल, तो द डांसिंग गर्ल, ठीक है। बाकी जो साइज है इसका 10.5 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी जो हाइट है 4.11, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में कितना दिया है, एनसीईआरटी में सिर्फ यहाँ पर दे दिया है कितना, 4, सिर्फ 4 इंच दिया है ना, 4 इंच। अभी आप लोग को बताया था ना 4 इंच इसकी हाइट है, इसकी हाइट कितनी है, 4 इंच है। तो माध्यम इसका कौन सा है, ब्रॉन्ज, ठीक है, कांस्य ब्रॉन्ज में है। बाकी इसकी जो तकनीक है लॉस्ट वैक्स प्रोसेस है, मधुचिष्ट विधि यानी कि लुप्त मोम विधि है, जो भी अभी आपको मैंने पूरा प्रोसेस बताया है इसका कि कांस्य ढलाई कैसी करी जाती है, वो आपको पूरा प्रोसेस पहले ही बता दिया है। बाकी संग्रहालय है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, जो विश्व की प्रथम धातु ये निर्मित प्रतिमा मानी जाती है, मतलब विश्व की सबसे प्रथम, अभी तक तो कोई धातु में मूर्ति मिली नहीं है, तो नर्तकी की मूर्ति जो है पूरे विश्व में सबसे पहले मूर्ति ये प्रथम मतलब धातु की मूर्ति मानी जाती है। बाकी बात करते हैं मातृका, मातृका की बात करते हैं, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये मोहनजोदड़ो सी है। मातृका की मूर्तियां आमतौर पर भद्दी और अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में है, उन्नत उरोजों पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर अधो वस्त्र लपेटे हुए है, ठीक है। अधो वस्त्र कमर के चारों ओर, अधो वस्त्र मतलब आधा वस्त्र लपेटे हुए है और करधनी पहने हुए है, ठीक है। मतलब देख रहे हो कि मतलब कमर से भी नीचे ये है उसका वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और करधनी लपेटे हुए है, ठीक है। ये वस्त्र मतलब मानते हैं, और यहाँ पर ये एक करधनी है, ठीक है। अभी ये ट्रेंड में चल गया है, तो ये पहले से ही एकदम देखते होंगे, ऐसे ट्रेंड में आ जाते होंगे कि हाँ ये तो फैशन है ना, मॉडल भी ऐसे पहनती हैं। सिर पर पंखे जैसा आवरण यहाँ पर दिखाया गया है, पंखे जैसा आवरण दिखाया गया है। बाकी दोनों तरफ है प्याले नुमा, हाँ प्याले नुमा उभार सिंधु घाटी मातृ देवी प्रतिमाएं एक अलंकारिक विशेषता है। इन आकृतियों में गोल गोल आंखें, ये आंखें जो बनी है देखो यहाँ पे सिर्फ गोल गोल बस ऐसी आंखें बनी है, सिर्फ एक गोल गोल बस आंखें ऐसी बनी है। बाकी जो है और चोंच जैसी नाक बनी है, यहाँ पर देख रहे हैं कि नाक जो बनी है वो ऐसे इस तरह से चोंच जैसी, जैसे चोंच होती है वैसी नाक बनी है, और नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है। उनका मुंह ऐसा लगता है जैसे चीर कर बनाया गया है, ठीक है, चीर कर बनाया गया है, यानी कि जो मुंह है मतलब ऐसे करके, मतलब गीली मिट्टी होगी और उसको सिर्फ ऐसे करके उसको बना दिया है, ठीक है। क्योंकि ये मिट्टी की ज्यादा मूर्तियां अच्छी नहीं बना पाते थे, वो तो आप लोगों को मैंने बताया ही था। बाकी जो सबसे अच्छी मिलती हैं वो कौन सी मिलती हैं, वो मिलती हैं पत्थर, और किसकी मिलती है, कांस्य की प्रतिमा मतलब धातु की मिल सकती है। अब हम बात करते हैं मातृ देवी, मदर गॉडेस जिसे कहा जाता है, जो 2500 BC इसका टाइम पीरियड है। माध्यम इसका क्या है, टेराकोटा है। स्थान से कहा मिली है, मोहनजोदड़ो। इसका साइज है 22x8, बस सेम वैसी करना है, सेम 22 इसका क्या है, पूरी हाइट हो गई, ठीक है। बाकी 8 सेंटीमीटर इसकी क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। बाकी है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो गई, ठीक है, यानी कि जो है इसकी मोटाई यहाँ से। बाकी ये हो गया संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, तकनीक गीली मिट्टी से चकोटी पद्धति हो जाएगा। चकोटी पद्धति समझ रहे हैं, जैसे कि कोई गीली मिट्टी होती है, अब गीली मिट्टी में हमने कोई भी औजार नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ हाथों से ही बना लिया, मतलब सिर्फ उंगलियों से ही बनाया, उंगलियों से उसको सिर्फ उंगलियों से करना है, तो इसलिए चकोटी पद्धति इसे कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मृण मूर्तियां। मृण मूर्तियां जो टेराकोटा में बनाई गई हैं, इसके बारे में इतना नहीं पढ़ते हैं। बाकी है यहाँ पर पूरा बस लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पर
कि ये इतना वो नहीं है। बाकी यही है कि सिंधु घाटी के लोग जो है मिट्टी मूर्तियां बनाते थे, लेकिन पत्थर और कांसे की मूर्ति जितनी बढ़िया नहीं होती थी। तो ये है, बस यही चीज लिखा है जो आपको लोग को पढ़ा दिया। जिनके बाल गुथे कुंडलित हैं, जो एकदम सीधे। अब हो सकता है कि यहाँ पर पूछ ले कि बाल कैसे थे, तो यहाँ पर गूथे हुए बाल होते थे, कुंडलित बाल, ठीक है, मतलब कर्ली। बाकी है टांगे थोड़ी चौड़ी होती हैं और भुजाएं शरीर समांतर नीचे और लटकी हुई हैं। ठीक ऐसी ही मुद्राओं में मूर्तियां बार बार पाई गई हैं। ऐसी मूर्तियां जो है मतलब कई बार पाई गई, मतलब बहुत सारी पाई गई हैं, ये कहने का मतलब है। मिट्टी का मुखौटा भी मिला है, मिट्टी का है मुखौटा, यानी कि मास्क भी पहनते थे, मास्क भी पहनते थे। मतलब ये है कि ऐसा इंसान है मास्क भी पहन लेते थे कि हाँ हम एकदम बाहुबली जैसे, कोई भी एकदम मास्क मतलब सींगों वाला, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पशुपति मोहर पर, तो ये जो है मास्क पहने हुए सींग वाला एक मुखौटा, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मिले हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं और कौन सा, मिट्टी की बने पहिएदार गाड़ियां हैं, छकड़े, सीटियां, पशु पक्षियां, आकृतियां, खेलने के पास एक गिट्टियां, ठीक है, ये सब यहाँ पर मिले हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वृषभ प्रतिमा। वृषभ प्रतिमा यानी कि कांस्य, मोहनजोदड़ो से मिला है। ये किसमें बना है, कांस्य में बना है। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियां, अच्छा पत्थर, सेम वही लाइन लिखी है, जो अधिक अच्छे बनाते थे। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि कालीबंगा और लोथल में जो मूर्तियां बनी हुई हैं वो बजाय मोहनजोदड़ो और किससे, हड़प्पा से, इन दोनों से मतलब बेकार बनी है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब अलग तरीके, ये ज्यादा बेकार बनी है, कालीबंगा और लोथल से इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिली है। मतलब ये कह सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लोग अच्छी मूर्तियां बनाते थे। बाकी मात्र देवियां जो है मूर्तियों से बहुत अलग दिखाई गई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जैसे कि देख सकते हैं इस टाइप से, ये अलग अलग आप लोग को दिख रहा होगा, ये एकदम अलग ही तरीके से बनाई गई है, कोई अजीब सी। बाकी अगर बात करते हैं दाढ़ी मूछे वाले ऐसे पुरुष, दाढ़ी मूछे वाले ऐसे पुरुष को भी छोटी छोटी मूर्तियां भी पाई गई हैं, और जिनके बाल गुथे हुए हैं यानी कि कर्ली है, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसी ही मुद्रा कई मूर्तियां पाई गई जिससे प्रतीत होता है किसी देवता की मूर्ति है। एक सिंह वाले देवता का मिट्टी का मुखौटा भी मिला हुआ है, यानी कि मास्क भी मिला हुआ है। ठीक है, अन्य वस्तुएं कौन सी हैं, मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां हैं बनी, ठीक है, मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियां हैं, छकड़े हैं, सीटियां हैं, पशु पक्षियां हैं की आकृति, खेलने के पासे हैं, गिट्टियां हैं, चक्का, ये सब आप लोग को पहले बता दिया है। बाकी अगर हम बात करते हैं मुद्राएं, देखो सारे स्टूडेंट को बोर नहीं होना है, एकदम आप लोग को पढ़ना है, बस जो आप लोग को मैटर देती जा रही हूँ आप लोग उसको रटते जाइएगा, फिर देखिएगा आप लोग इम्प्रूव, देखिएगा कि आप लोग में कितना इम्प्रूव आया है। ठीक है, आप लोग उसको जरूर तैयार करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात करते हैं मोहरे बात करते हैं मुद्राएं, जो मुद्राएं हैं सिंधु घाटी लगभग जो है 1200 से लेकर 200 मोहरे प्राप्त हैं। ठीक है, कितनी, 1200 से लेकर 2000, 200 कह रही हूँ, 2000। ठीक है, सर्वाधिक मोहरे जो मिली है मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, अगर हम सबसे ज्यादा मोहरों की बात करते हैं तो कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अगर बात करते हैं अभिलेख युक्त मोहरे जो कहां से मिली है, वो मिली है हड़प्पा से मिली है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो अभिलेख वाले हैं, दोनों में अंतर है, सर्वाधिक मोहरे कहां मिली है, मोहनजोदड़ो, जो अभिलेख वाले युक्त मोहरे हैं वो हड़प्पा से मिली है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक मोहरों की संख्या जो है किसमें, यानी कि जो इसका माध्यम है, इसका बनाने का माध्यम जो है, जो मिट्टी ली गई है वो क्या है, ये मतलब सेल खड़ी में, सेल खड़ी स्टेटाइट में सबसे ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दे लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो मुद्राएं हैं वो कौन से धातु में, वो कौन से माध्यम में बनी है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ सेल खड़ी में बने हैं, स्टेटाइट में बना है। ठीक है, इसके अलावा तो बनी है टेराकोटा में बनी है, टेराकोटा में बनी है, तांबे से भी बनी है, हाथी दांत से भी बनी है, बहुत सारे में बनी है, लेकिन आप लोग बता सकते हैं कि हाँ किससे बनी है, स्टेटाइट से बनी है। ठीक है, तो ऐसे ही है, हाथी दांत पकाई गई मिट्टी और टेराकोटा, चकमक पत्थर और तांबे कांस्य का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आकृतियां। आकृतियां कैसी हैं, एक सींग वाला सांड, यानी कि एक श्रृंगी, ये अभी मुद्राओं की बात चल रही है, मुद्राओं की बात चल रही है, तो एक श्रृंगी, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा और भैंसी आदि पशुओं का आकृति यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेना, ये आकृति यहाँ पर बनाई गई है। मुद्रा का उद्देश्य क्या था, अब मुद्रा तो आप लोगों ने देख ली कि मुद्राएं हैं,
इतने सारे पशु बने हैं, एक श्रृंगी बना है, भैंसा बना है, बकरी बना है, सब लोगों ने देख लिया, बाघ बना है, शेर बना है, ये सब देख लिया। अब यहाँ पर है मुद्रा का उद्देश्य क्या था, मुद्राएं होती थी तो क्यों होती थी, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो मुद्राएं जो थी वो क्या था, वाणिज्यिक था, यानी कि व्यापार के लिए रखा जाता था, मतलब उसी से व्यापार होता था। मुद्राएं जैसे आप लोग के कॉइन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि मोहरों का सिंधु सभ्यता संपत्ति स्वामित्व के लिए किया जाता था। ये दोनों देखो, एक हो सकता है कि आपको ये दे दें संपत्ति स्वामित्व के लिए किया जाता है, या तो ये पॉइंट आप लोग को दे देते हैं एग्जाम में, या फिर ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य जो है वाणिज्यिक व्यापार संबंधी था। इन दोनों में से, दोनों पॉइंट में से कुछ भी दे सकता है। बाकी अगर हम बात करते हैं कुछ मुद्राएं जो है बाजूबंद के तौर पर भी कुछ लोगों के द्वारा पहनाई जाती थी। बाजूबंद जैसे भी अभी आपने देखा था पृष्ठ किंग देखा था ना, तो पृष्ठ किंग में क्या था, पृष्ठ किंग में देखा था अभी आपने कि वो दाएं हाथ में क्या पहने हुए थे, कि बाजूबंद पहने हुए थे, ठीक है, ऐसे देखा था ना। तो वो पहने हुए थे, उसी तरीके से मान के चलिए कि ये जो मुद्राएं जो है बाजूबंद के तौर पर कुछ लोगों के पहनाई जाती थी। उनसे उन व्यक्तियों की पहचान की जाती थी, जैसे वर्तमान पहचान पत्र, सबके पास पहचान पत्र होता है ना, तो उसी की तरह यहाँ पर उससे पहचान करी जाती थी। अधिकांश जो है मुद्राएं 2 इंटू 2 इंच वर्गाकार पट्टियां होती थी, यानी कि जो पट्टियां ऐसी इस तरीके से, ठीक है, ये 2 इंटू 2 इंच की जो मोटी, मतलब ये कह सकते हैं इतनी होती थी। बाकी है मतलब इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, इतनी बड़ी नहीं होती, मुश्किल से मान के जो छोटी सी इतनी छोटी होंगी, ठीक है, ऐसे करके साइज करके बता रही हूँ, ठीक है। बाकी है कुछ यहाँ पर जो है कितनी 1.5 तक मोटी होती थी। इनके पीछे प्रायः अंगूठी नुमा उठान लगी होती थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये वाला देख रहे हो, सभी को दिखाई दे रहा है, ये अंगूठी नुमा, जैसे कि अंगूठी की तरह ऐसे करके बड़ी थी, कि मतलब अंगूठी में भी, मतलब उंगलियों में भी पहन सकते हैं, अंगूठी नुमा भी यहाँ पर मुद्राएं बनाई गई हैं। मोहरे उत्कीर्ण कला की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मोहरों पर वृक्षों में सर्वाधिक जो है पीपल वृक्ष का अंकन है, और ये कहाँ से मिली है, 2 महिलाएं जो है पीपल वृक्ष पकड़े हुए, कहाँ से, चनूदड़ो, ठीक है। तो ये जो है पीपल वृक्ष का अंकन यहाँ पर मोहरों पर वृक्षों में, अगर वृक्षों की बात करते हैं तो किसका मिला है, यहाँ पर पीपल वृक्ष। अगर पशुओं की बात करते हैं तो कौन सा मिला है, एक श्रृंगी यानी कि एक सींग वाला, ठीक है, यूनिकॉर्न जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्वाधिक मोहरों पर सींग वाले यानी कि यूनिकॉर्न की आकृति, मोहरों पर सर्वश्रेष्ठ आकृति कुक्कुट बैल यानी कि कुबड़ वाले बैल मानी जाती है, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ आकृति, सबसे सर्वश्रेष्ठ आकृति जो है कौन सा, कुबड़ वाला बैल, कुबड़ जानते हैं ना, ये कुबड़ इसको कहते हैं, जैसे जो गांव वाले से हैं तो वो लोग जानते होंगे, है ना। तो ये है कुबड़, तो ये कुबड़ है। बाकी है नेक्स्ट है ये यूनिकॉर्न का बता ही दिया है, सर्वाधिक मोहरे तो ये, और यहाँ पर ऐसे देख के लगता है कि हाँ इनके लिए कोई औजार होगा, इनग्रेव करने के लिए इनके पास यंत्र भी थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऐसे बनाते होंगे, ऐसे करके ट्रांसफर करके। बाकी है पशुपति, मोस्ट इंपोर्टेंट है पशुपति मोहरे, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा पशुपति मोहरे। तो पशुपति मोहरे हैं, ये कहाँ से प्राप्त है, सबसे पहले बात करते हैं स्थान, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं। इसका खोजने का समय है 1928 से लेकर मतलब 29 में खोजी गई थी। इसकी खोज करता है अर्नस्ट मैके हैं। मोहरों का अनुमानित समय जो बताया है वो एनसीईआरटी में ये लिखा है, कौन सा, 2500 से लेकर 1900, ये टाइम पीरियड लिखा है किसमें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। बाकी इस मोहर को सील 420 का नाम दिया है। जॉन मार्शल ने इसे पशुपति व आदि यानी शिव का आदि रूप संज्ञा दी है। बाकी आकृति कौन सी है, 3 चेहरे के साथ पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई योगी को दर्शाता है, यानी कि जो पद्मासन ये योगी को दर्शाता है। पद्मासन में बैठी हुई समझ रहे ना, कि हाथ ऐसे करके और इस तरीके से पैर ऐसे करके तो ये जो पद्मासन है, ठीक है, ये जो पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई योगी को दर्शाता है। 3 चेहरे के कारण इसे त्रिमुख शिवा मोहर के नाम से दिया है। अब 3 चेहरा, एक सामने वाला फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, दूसरा ये वाला हो गया, यहाँ पर नाक दिख रही होगी आप लोग को, है ना, तो ये जो है दूसरा हो गया, ये हो गया यहाँ पर तीसरा हो गया, ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पर तीसरा हो गया, ठीक है। तो ये जो है 3 फेस, मतलब 3 फेस वाले इस पे दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए त्रिमुख शिवा मोहर के नाम से भी दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर सारे नाम आप लोग याद रखना। पहला नाम कौन सा है, यहाँ पर सब नाम आप लोग जरूर याद रखना, कौन कौन से नाम है। पहला नाम कौन सा है, सील 420, ये नाम याद रखना। पशुपति मोहरे याद रखना। आदि शिव, ये भी याद रखना। शिव का आदि रूप
ये नाम याद रखना। और कौन सा है, पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई योगी, ठीक है, मुद्रा, ये याद रखना। बाकी है त्रिमुख शिवा मोहर, ये रहे इसके नाम, ठीक है, ये पूरा है इसके नाम जरूर याद रखना। अलग अलग तरीके से किस तरह से पूछ लिया जाए एग्जाम में कुछ पता नहीं है। बाकी सर पर सींगों वाला मुकुट है, सिर पर देखो आप लोग देख सकते हैं, सिर पर क्या है, सींगों वाला मुकुट, यानी कोई देखे तो एकदम डर ही जाए। बाकी दाएं ओर जो है, दाएं ओर समझ रहे हैं ना, दाएं ओर ये वाला शेर या बाघ कह सकते हैं, ये जो है ये दाईं ओर, ठीक है, तो ये यानी कि दाईं क्या होता है, राइट। मैं तो बार बार लिख देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि दाया और बाया होता क्या है। तो दाईं ओर क्या है, यहाँ पर बाघ यानी कि चीता दिखाया है, मतलब शेर, बाघ और हाथी, मतलब बाघ दिखाया है, बाघ इंपॉर्टेंट है, बाघ आप करिएगा, बाघ। और यहाँ पर दूसरी तरफ ये जो दिख रहा है ये क्या है, हाथी है, ठीक है, ये एलिफेंट हो जाएगा। बाकी दोनों तरफ यहाँ पर एक है भैंसा दिखाया गया है और एक क्या दिखाया गया है, गेंडा। ये कौन सा हो क्या जाएगा, ये लेफ्ट वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट वाले में क्या है, एक तरफ गेंडा है और एक तरफ क्या है, भैंसा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है बाईं ओर भैंसा और गेंडा दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वही है मोहरों के बारे में ही। चौकी के नीचे 2 हिरन दिखाए गए हैं, चौकी के नीचे जो क्या है, 2 हिरन, ये आप लोग देख सकते हैं 2 हिरन है। और पशुओं की संख्या जो है कितनी है, 6 है, यानी कुल टोटल कितनी है, 1 2 3 4 और 5 और 6, मतलब पशुओं की अगर संख्या पूछा जाता है तो आप कितनी बताएंगे, 6 है। अगर यही चीज पूछा जाता है कि पशुओं के प्रकार कितने हैं, तब आप बताएंगे 5 प्रकार हैं। अब 5 प्रकार कैसे हो जाएंगे, वो हो जाएंगे ऐसे, जैसे कि ये तो अलग अलग पशु हैं, ये 4 पुरुष तो अलग हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 हिरन बने हैं, ये तो एक ही प्रजाति के हैं ना, तो ये हो जाएंगे 5। तो इसमें कुल मिलाकर कितने हो गए पशु, इसमें 5 हो गए। बाकी इस मोहरों पर कुछ पिक्टोग्राफ है, पिक्टोग्राफ आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये पिक्टोग्राफ, तो पिक्टोग्राफ है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। संग्रहालय जो है इस मोहर को वर्तमान में कहाँ रखा गया है, एनजीएमए में रखा गया है। तो ये तो रही पूरी मोहरों की बात। अगर मोहरों का एक एक पॉइंट अगर भी नहीं समझ में आया तो आप लोग जरूर बताइएगा, इसको फिर से पढ़ा देंगे। बाकी है ये, बाकी सब वही जब लिखा है, इसमें औजार है, छेनी का यूज करते थे, वो जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है, ठीक है। बाकी यही जो है उसको शॉर्ट में लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, इन मुद्राओं के अलावा ये पॉइंट शॉर्ट में लिख रखा है। तांबे के वर्गाकार यह आयताकार पट्टियां, यानी कि टैबलेट में पाई गई है, टैबलेट में मतलब जिससे आप लोग आयताकार, ठीक है, ये आयताकार, हाँ आयताकार पट्टियां में ऐसे करके पाई गई हैं। एक ऐसे मानव आकृति, ठीक है, एक ऐसे मानव आकृति और दूसरी ओर कोई अभिलेख है, ठीक है, यहाँ पर मानव आकृति और दूसरी ओर मतलब कोई अभिलेख भी है। इन पट्टियों पर आकृतियां अभिलेख किसी नोकदार औजार या छेनी से सावधानी पूर्वक से काटकर बनाई गई है, मतलब इनग्रेव करके। जैसे आप लोग ग्राफिक पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिग्रेफिटो पढ़ा होगा, सिग्रेफिटो जानते हो ना, सिग्रेफिटो, तो सिग्रेफिटो में वैसे ही इनग्रेव करके छेनी से कट करके बिल्कुल उसी तरीके से ही मान के चलिए, उसी तरीके से करते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं लिपि की बात करते हैं, तो लिपि जो है स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट जो है वो कैसी है, सिंधु वासियों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। तो सिंधु निवासियों की लिपि जो है कैसी है, चित्रात्मक या भाव या चित्रात्मक, यानी कि पिक्टोग्राफ, ये पिक्टोग्राफ लिखा है, पिक्टोग्राफ, ठीक है, पिक्टोग्राफ है, ठीक है। तो ये जो है पिक्टोग्राफ, इसकी जो लिपि थी, यानी कि किसकी, सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब दाईं से कैसी लिखी जाती थी, बाईं ओर लिखी जाती थी, मतलब जो है पहला, ठीक है, दाईं ओर से, मतलब ये कह सकते हैं दाईं, मतलब अपने साइड से देखेंगे इस तरीके से, मतलब ऐसे सामने से नहीं देखेंगे, तो ऐसे करके मतलब दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, इस तरीके से। बाकी लिखावट की जो है, हाँ लिखावट दाईं हो जाएगा इधर से, मतलब इधर से ऐसे करके लिखी जाती थी। बाकी है लिखावट इन योजना वेस्ट्रोफेडन कहा जाता है, ये लिखावट है जो मतलब कहा जाता है वो वेस्ट्रोफेडन कहा जाता है, वेस्ट्रोफेडन। बाकी इस लिपि में 396 लगभग 400 चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अब 396 400 लगभग चिन्ह, मतलब इतने सारे लिपि यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब ये नहीं पता है कि कौन कौन से लिपि में क्या क्या लिखा है, कुछ पता ही नहीं है, बस ये है कि सारे के सारे पूरे एक मतलब चित्रात्मक लिपि हैं, उसमें अलग अलग बनाए हैं, देखो सब चित्रात्मक लिपि है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग पढ़ने की कोशिश करना तो आप लोग भी पढ़िएगा कौन कौन से हैं, क्या क्या है। बाकी है
मृदभांड, मृदभांड ये है, आप लोग को इस तरह से नहीं पढ़ना है, मैं आप लोग को इस तरह से बताऊंगी, ठीक है। तो मृदभांड है तो अधिकतर बर्तन कुम्हार की चाक द्वारा बनाए गए हैं। मतलब जो बर्तन बनाए गए हैं ऐसा नहीं है कि हाथों से बना लिए हैं, कुम्हार भी थे तो कुम्हार की चाक के द्वारा बनाए गए थे, मतलब चाक का भी प्रयोग करते थे। सादे बर्तनों की संख्या अधिक संगे बर्तनों की संख्या कम है। मतलब ये है कहने का मतलब, एक मिनट, सजावटी वाले बर्तन जो हैं, यानी कि सजावटी बर्तन जो है वो कम है। सादे बर्तन जो है उनकी संख्या ज्यादा है। सादे बर्तन लाल चिकनी मिट्टी से बने हुए हैं, कुछ पर लाल या सिलेटी लेप चढ़ाया गया है। उनके जो ऊपर है, कभी कुछ ऐसे भी मतलब बर्तन है जो मतलब कैसे बने हैं, लाल मिट्टी से भी बने हैं, और कुछ जो है कैसे बनाए गए हैं, उस पर लेप भी चढ़ाकर बनाए गए हैं। बाकी अगर बात करते हैं बहुरंगी मृदभांड के बारे में बात करते हैं, तो मृदभांडों पर कई गई चित्रकारी, तो चित्रकारी पर देख लेते हैं कैसे कैसे चित्रकारी करी गई है। तो सैंधवकालीन चित्रकला से संबंधित सर्वाधिक सामग्री पात्रों में चित्रित आकृतियों में एक उपलब्ध होती है। सिंधुवासी बर्तनों में लाल पोतकर लाल मिट्टी से बनाकर मतलब वो करते थे, ठीक है। तथा बाद में उनके ऊपर काले रंग से ज्यामिति डिजाइन बनाते थे। क्या बनाते थे? बनाकर मिट्टी से बनाकर करते थे, ठीक है। बाकी अधिकतर बर्तन कुम्हार के चाक से वह लोथल से प्राप्त एक बर्तन पर घोड़ा तथा, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इसको देखिएगा, ये एनसीईआरटी का है। लोथल से प्राप्त बर्तन पर एक घोड़ा और कलश पर गौरैया व यहाँ पर अंकन मिला है, ठीक है। एक मिट्टी के बर्तन पर, ये नहीं है, ये एनसीईआरटी नहीं है, ये अलग से मैटर है। और यहाँ पर बर्तन पर सांप, मोर और बतख, ताड़ के वृक्ष भी यहाँ पर अंकित है। ये सब रहे यहाँ पर कैसी कैसी चित्रकारी कहाँ पर करी गई है, तो आप लोग इसको पॉइंट को याद रखिएगा। बाकी की बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि स्थानों से अधिकांशतः ज्यामिति अभिप्राय मतलब ज्यामिति है। तो इसमें कौन कौन से वर्ग हो गया, ठीक है, वर्ग हो गया, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त आदि का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। बाकी है ये है कि इतना है, आयताकार का यूज कम हुआ है या फिर हुआ ही नहीं है, ये कह सकते हैं। तो सिंधुवासी शव पात्रों पर सर्वाधिक मयूर पक्षी का अंकन करते थे, ठीक है। जो शव पात्र होते थे जिसे क्या कहते थे? मृड़ पात्र। तो मृड़ पात्र पर सर्वाधिक जो अंकन करते थे वो किसका करते थे? मोर का अंकन करते थे। बाकी अगर बात करते हैं सिंधुवासी अशोक के वृक्ष को छोड़कर बाकी सभी वृक्षों का अंकन किया है, ठीक है। किसको छोड़कर? अशोक को। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। बाकी बर्तनों पर कांच की ओप यानी कि चमक या ग्लेज चढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले सिंधु सभ्यता में ही पाई गई है। यानी कि जो कांच है, कांच की ओप, यानी कांच की ओप जो पढ़ाने, जैसे कि आप लोग मौर्य काल में देखते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ओपदार पॉलिश करी गई है। तो उसी तरह से जो कांच की ओप बिल्कुल एकदम शीशे की तरह जो चमकती है, ओप पॉलिश, वो सबसे पहले कहाँ मिलती है? सैंधव सभ्यता में मिलती है। बाकी बात करते हैं आभूषण की बात करते हैं। तो आभूषण क्या है? आभूषण जो है, आभूषण का प्रयोग हड़प्पा में स्त्रियों तथा पुरुष दोनों पहनते थे। कैसे? जो हड़प्पा में स्त्री और पुरुष दोनों ही पहनते थे। आभूषण बनाए जाते थे बहुमूल्य धातु और रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक बने होते थे, ठीक है। मतलब ये हड्डियों से बने होते थे, पकी हुई मिट्टियों से भी बने होते थे, मतलब कुछ भी पहन लेते थे, ठीक है। बाकी है प्राप्त वस्तुएं। प्राप्त वस्तुएं जो है गले के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियां आदि पुरुष पहना करते थे। स्त्रियां हैं करधनिया, बूंदे, कड़फूल और पैरों के कड़े या पैजानियां भी इनमें मतलब मिले हैं, ठीक है, जो स्त्रियों के हैं। बाकी है मोहनजोदड़ो, लोथल, ठीक है, मोहनजोदड़ो और लोथल, यहां से ढेरों गहने मिले हैं। प्राप्त वस्तुएं सोने, मूल्यवान नगों के हार, तावे और कड़े मन के सोने के कुंडल, बूंदे और शीश, सेल खड़ी के मन के और बहुमूल्य रत्न शामिल हैं। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में और ऑप्शन में पूछा जाता है कि ये सब कहाँ से मिला है, ये सब इतना सारा सीप, चूड़ियां, ये सब बूंदे सब कहाँ से मिले? तो आप बता सकते हैं लोथल, ठीक है, ये सब आता है एग्जाम में। बाकी है चनहुदड़ो, लोथल में बाकी यही सब लिखा हुआ है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है मन के, ये कर्निलियन, ये जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांच मणि, सेल खड़ी, फिरोजा, लाजवर्त मणि आदि बने होते हैं, ठीक है। चनहुदड़ो और लोथल में पाई गई, ठीक है, ये सब लिखा है। मन के बनाने का उद्योग काफी अधिक विकसित था।
ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, भी बता ही दिया है। बाकी चनूदड़ो और लोथल से देख लेते हैं, सेम वही मैटर है, यही वाला जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेम वही मैटर है। ठीक है, तो यह है चनूदड़ो और लोथल। यहाँ से पाई गई कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनका बनाने का उद्योग काफी अधिक प्रचलित था, क्योंकि मनका समझ रहे हैं ना क्या होता है, मोतियां। ठीक है, तो नोट में है मनके, कार्निलियन, जमुनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, बाकी कांच मणि, सेल खड़ी, फिरोजा, लाजवंत मणि। इसके अलावा यहाँ पर तावा, कांसा, सोने के भी मनके मिलते हैं। मतलब इतने सारे यहाँ पर मनके, यहाँ पर मिट्टियां यानी कि मोतियां जो होती हैं, हार होते हैं, वो यहाँ पर मिले हुए हैं। मनके का आकार जो था वो कैसा था, तस्तरी नुमा था। कैसा था, तस्तरी नुमा, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलनाकार होता था। मन के दो पत्थरों को जोड़कर बनाया जाता था। कैसे बनाया था, दो पत्थरों को जोड़कर, मतलब वो राउंड हो जाते थे, मतलब वो मन का जो होता है दो पत्थरों को जोड़कर। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे। ये अभी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा ये वाला पॉइंट। तो हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरी के नमूने बनाते थे, जो एकदम असली दिखाई देते थे। कैसे दिखाई देते थे, असली दिखाई देते थे। इनका उपयोग पिन की नोक और मनकों के रूप में किया जाता था। पिन की नोक, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला पिन की नोक होती है, और उसका मनके का प्रयोग देखो यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, राउंड शेप में, और ये देखो यहाँ पर बेलनाकार, इस टाइप से देख सकते हैं। तो सिंधु घाटी की वो है यहाँ पर, सिंधु घाटी के घरों में बड़ी बड़ी संख्या में तकुए और तकुआ चक्रियां भी मिली हुई हैं। सेम वही चीज है, कोई भी आपका एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है एनसीईआरटी में। आप लोग ये पॉइंट याद कर लेंगे, आप लोग को पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी ऐसे पढ़ेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आप लोग को बता दिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग उसको जरूर याद करिएगा। बाकी इससे पता चलता है कि कपास और ऊन की कताई बहुत प्रचलित थी। अगर कताई की बात करते हैं तो यहाँ पर किससे, कपास और किसकी, ऊन की, तो ये जो है बहुत प्रचलित थी। बाकी नेक्स्ट है पुरातत्वविद खोजों से मिली है, प्रतीत होता है, ये यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोगों का, मैं तो बस रेफरेंस के लिए आप लोग को ये डाल रखा है कि हाँ यहाँ से है आपका नेक्स्ट। ठीक है, तो बाकी सिंधु घाटी के लोगों को सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे कि आज की लड़कियां करती हैं। तो सब, एक मिनट, और पुरुष दाढ़ी मूछे और रखते थे। ठीक है, तो ये तो है, बाकी जो आज के लोग भी करते हैं, जो पहले से चलता आ रहा है वो अभी तक भी चलता आ रहा है। ठीक है, ये तो रहा पूरा आपका सैंधव सभ्यता और सिंधु घाटी की पूरी कलाएं आप लोग को पढ़ा दी हैं। आप उसको एक बार और देखिएगा, कम से कम एक दो बार इसको जरूर देखिएगा, और देखकर उसको जितना भी आपको लगता है कि मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसको नोट जरूर करिएगा अपनी कॉपी में, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिर उसको लर्न करिएगा, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए आपके पास टाइम है। आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, एक दो महीने आप लोग डट के पढ़ेंगे तो आप लोग की बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। यही टाइम है, आप लोग को जॉब लेना है, अच्छे से लीजिए। बाकी है अभी जो मेहनत कर लेंगे, ये मत सोचना कि एग्जाम पता नहीं कब होगा कब होगा, अरे जब भी होगा कभी ना कभी तो होगा ना एग्जाम। तो बस इतना तैयार रखो, नहीं तो आप लोग तो सोचते रह जाएंगे और आगे लोग आगे निकल जाएंगे। इसीलिए ये सब छोड़ना बंद करो और अपनी तैयारी में लगे रहो। ठीक है, कभी ना कभी तो एग्जाम होगा, और ऐसी तैयारी करके जाना कि एक बार में सिलेक्शन हो। ठीक है, बाकी चलिए सभी स्टूडेंट जाते जाते कम से कम लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, और साथ साथ में कमेंट करना तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट तो करते हैं, कुछ स्टूडेंट तो गायब हो गए हैं ना। चलो पढ़ ले लिया, हो गया, निकल गए, है ना। आप लोग को तो वैसे भी पेड का पढ़ा रहता है, लेकिन आप लोग को पेड का नहीं करना है। बाकी आप लोग को बिल्कुल फ्री में ही पूरा पढ़ाएंगे, एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे, एक एक बहुत अच्छे पढ़ाएंगे। आपको पेड में भी इतना नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ से पढ़े, पूरा फुल कोर्स है, पूरा एकदम स्टार्ट से, फिर से कराया है स्टार्ट से। तो आप लोग सभी ज्वाइन होइएगा और उसको करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।